मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी पेपर भी डिस्कस करना है ना, तो उसी वक्त मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करें बच्चों? यस सर। ओके, तो पहले पेपर डिस्कस करें या फिर थोड़ा आगे पढ़ें? तो पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं पहले एक बार। पेपर दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है हमारा बॉटनी का सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ एंथर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन कहाँ से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ये तो सबसे इजी आंसर है ना, इजी क्वेश्चन है। तो क्या ये सबने ठीक यस सर। क्या ये सबने ठीक किया है? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर भी डिस्कस तो करना ही पड़ेगा ना एक बार, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। देखो भाई, पोलन ग्रेन कहाँ से बनते हैं? मैंने आपको समझाया था पहले भी कि भाई जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है ना। जो ये हाइपोडर्मिस होता है, जो हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है, हाइपोडर्मिस सेल्स होती है, ये बाद में जाके दो काम करती है। एक तो वोल बनाने का काम करती है, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने का काम करती है, ठीक है। मतलब जो हाइपोडर्मिस होता है, वो उसकी जो सेल्स होती है वो बिहेव लाइक अ आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यही आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है वो दो चीज में यूज होती है, एक तो वोल बनाने में काम आते हैं और एक स्पोरोजीनस टिश्यू बनाने में काम आते हैं। यही स्पोरोजीनस टिश्यू बाद में पीएमसी पोलन मदर सेल बनाएगा, जैसे एमएमसी भी बोलते हैं, ठीक है। यही बाद में माइक्रोस्पोर भी बनाएगा, ठीक है। यही बाद में जाके पोलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाएगा। तो सिंपली है जो आंसर था हमारा, सिंपली है ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ में आया पहला? यस सर। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड। ये सबने ठीक किया ना आप लोगों ने? यस हाँ सर। सर। ओके, कोई ऐसा तो नहीं है इसको ना समझ में आए, ये पहला क्वेश्चन ही। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, दीज प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल, ठीक है। तो मतलब क्या क्या यूज में होता है जब मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है? तो ये किसने आंसर ठीक किया है, या किसने गलत किया, या किसको समझ में नहीं आया ये वाला? और मेरा सही था। सर, इसमें जो ये फुल डेवलपमेंट है तो इसमें वो जनरेटिव सेल भी मेल गैमेट बना देगा हाँ, फुल जेनेटिव डेवलपमेंट सेल, के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज तो पूछी है हाँ उन्होंने। वही तो। हाँ फिर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ हाँ। साफ बोला है कि मेल गैमिटोफाइट, हाँ मेल गैमिटोफाइट के बारे में पूछा, बिल्कुल साफ साफ। इसका मतलब है जो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बना है, तो पोलन ग्रेन स्टार्टिंग में सिर्फ एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहती है, ये सिर्फ एक यही पोलन ग्रेन है। ये इसके अंदर बाद में माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होने पे ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस कौन सा होता है? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है सिर्फ, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल वाला और दूसरा न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबर न्यूक्लियस भी हम बोलते हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, यही तो बाद में जाके दोबारा से माइटोसिस करेगा, और यही तो दो दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो उसने पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में? ये पूछा है
कि कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का बनना फ्रॉम पोलन मदर सेल, साफ साफ दे रखा पोलन मदर सेल भी दिया है, तो पोलन मदर सेल मतलब यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। इसका मतलब है पीएमसी, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती, सिर्फ मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने के बाद मैच्योर एंड सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती, फिर ये बना लेते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में फिर माइटोसिस होता है, ठीक है। तो एक माइटोसिस ये रहा, फिर बाद में जनरेटिव सेल के अंदर, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस नंबर 1, माइटोसिस नंबर 2, ठीक है, और मियोसिस नंबर 1, तो इसका मतलब है माइटोसिस 2 बार हो रहा है, मियोसिस 1 बार हो रहा है, पोलन मदर सेल से हमें देखना है, पोलन मदर सेल से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो यही है कि उसने पूछा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल, तो एक तो मियोटिक डिवीजन हो गई और 2 माइटोटिक डिवीजन हो गई। क्या किसी को कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में? सर अगर यहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं लिखता, सिर्फ ये लिखता कि मेल गैमेटोफाइट ही बना है, तो बेटा तो मेल गैमेटोफाइट तो वही हो गया ना, मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन किसको ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को तो बोलते ही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो एक वे हो गया पूछने का, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेंशन मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, देखो ह्यूमन के केस में मेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, स्पर्म हो गए या फिर ओवम हो गए, जब हमें वहां पे पता है स्पर्म मेल गैमेटोफाइट है और या ओवम मेल गैमेटोफाइट है, किसी की स्ट्रक्चर नहीं पूछी उन्होंने, ठीक है, सिर्फ नाम लिया है मेल गैमेटोफाइट का, इसलिए हम मेल गैमेटोफाइट तक पहुंचे हैं। तो जनरेटिव सेल्स के बाद ही तो मेल गैमेटोफाइट बना होगा, वही तो आगे जाके फ्यूजन करेगा एग सेल से, यस सर। ठीक है। तो ये है ये क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इजी है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है 93, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, भाई ये किसको नहीं हो, ये किसका नहीं हुआ, लास्ट में ये टॉपिक रह गया था हमारा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिए क्वेश्चन 1-2, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ठीक किया सबने या गलत किया है? इसका आंसर है 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल्स, अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, ठीक है। देखो जब जनरेटिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है, जनरेटिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, तो 2 मेल गैमेट बनाता है, मतलब 2 स्पर्म बना दिए, और साथ में एक वेजिटेटिव सेल्स भी तो प्रेजेंट रहती है ना, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट रहता है ना, तो 2 तो मेल स्पर्म हो गए और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल्स। भाई ठीक है ना सबका ये? यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या एक डायग्राम दिया हुआ है, ये तो डायग्राम मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से, ठीक है, ये तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, गलत तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये डायग्राम तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। भाई जैसे ये एक पोलन ग्रेन है, जैसे ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो हमें क्या शो करना था यहाँ पे कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये रही इसकी आउटर मोस्ट लेयर, तो बीच में एक गैप से होते हैं, ठीक है, जो ये है पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, इसके हम आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते थे, एक्साइन, ठीक है, इसके इनर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते थे, इंटाइन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे कैलोज, ये है कैलोज वॉल प्रेजेंट होती है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कैलोज वॉल के बारे में वो देख ले ध्यान से, यहाँ पे जो गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है, गैप है ये, इस गैप में प्रेजेंट रहते हैं कैलोज वॉल, और कैलोज वॉल को तोड़ने के लिए यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम,
ठीक है। तो ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया, इस गैप को हमने जर्म पोल बोल दिया। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी सी, ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये रहा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये वाली जो सेल है ये है वेजिटेटिव सेल, और ये वाली सेल जो है ये है जनरेटिव सेल। क्यों ये वेजिटेटिव है, क्यों ये जनरेटिव है? क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल्स है उसी के अंदर जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। फिर ये जो बाद में जाके माइटोसिस होता है तो ये बनाता है मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट। तो ये जो दो मेल गैमेट बनाता है तो यहीं पे ये फ्लोट करते रहते हैं, दोनों के दोनों मेल गैमेट किसके अंदर? वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है, लार्ज साइज का होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइन, बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटाइन। ठीक है, सी जो है बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, डी जो गैप दे रखा है जर्म पोर, और जो लास्ट में ई है वो है जनरेटिव सेल्स। क्या ये सबका आंसर ठीक था या गलत था? सर सही था। सही था। सर डायग्राम ही शो नहीं हो रहा था मेरे में, तो मैंने किया ही नहीं। आपको डायग्राम शो नहीं हुआ? नहीं सर, हाँ किसी भी सर, बहुत क्वेश्चन सारे के क्वेश्चन हैं। डायग्राम ही नहीं आया। अच्छा, उसके लिए बहुत कदम देखे। जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे तो आपको डायग्राम शो नहीं हुआ? नहीं हुआ। यस ओके, सर। लेकिन अभी शो हो रहा है आपको? हाँ सर। अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन देख लिया, आपको कैसा लग रहा है? ये क्वेश्चन इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, या कैसा इसका वो लग रहा है आपको? सर बहुत ही इजी। ठीक है ना, ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 95, विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स? ठीक है भाई, कौन सा पार्ट है ऐसा? अगर आंसर ना देखो तो आप कैप्टन। टेप्टम है। ठीक है, बस आपको मैंने हार्मोन्स के बारे में नहीं बताया था उस समय। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एंजाइम तो आपको पता है कौन प्रोड्यूस करता है, टेप्टम ही करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो टेप्टम होता है, जो टेप्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम। एंजाइम कौन सा? कैलेज एंजाइम। ठीक है, प्लस स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, प्लस वेरियस प्रोटीन। ठीक है, आपको स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन भी पता है, आपको कैलेज एंजाइम का फंक्शन भी पता है। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, प्रोटीन के बारे में, कि यहाँ पे प्रोटीन किस काम की होती है। ये जो प्रोटीन होती है ये कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है जो ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये जो दो मेल गैमेट है, जब ये मतलब जो ये पोलन ग्रेन है जब ये लैंड करेगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया यार, उस टाइम पे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे अलग अलग स्पीसीज के, है ना। कोई इंसेक्ट लेके आ रहा होगा, कोई कुछ लेके आ रहा होगा, कोई हवा के द्वारा आ रहे होंगे। ठीक है, ये तो अलग अलग पोलन ग्रेन लैंड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेन बात क्या है कि जो ये फ्लावर है, जो ये फीमेल फ्लावर है, सिर्फ इसी की स्पीसीज का मेल जो गैमेट होगा, यहाँ मेल जो पोलन ग्रेन होगा वो यहाँ पे लैंड करना चाहिए ना। तो इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, कि ये जो ये मेल गैमेट होगा सिर्फ यही जर्मिनेट कर पाएगा इस स्टिग्मा के ऊपर। इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। और जो अदर पोलन ग्रेन्स होंगे वो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ये इसका काम यही होता है कि अपनी ही स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है वो ही जर्मिनेट करे फीमेल के ऊपर जाके। ठीक है, और कोई भी अलग स्पीसीज का पोलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट ना कर जाए। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। तो टेप्टम का एक और फंक्शन होता है जो ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है। हॉर्मोन्स कौन सा होता है? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन होता है यहाँ पे जो हॉर्मोन्स होता है जो सिक्रीट करता है टेप्टम। ठीक है, ये आप लिख लोगे, नोट्स में ऐड कर लोगे अभी के अभी। ठीक है, जो टेप्टम होता है वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। और कौन सा हॉर्मोन्स होता है? जो टेप्टम होता है वो सिक्रीट करता है ऑक्सिन।
हार्मोन। और कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो काम होता है वो डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, वो डेवलप कराता है किसको? पोलन ग्रेन को। ओके जी, ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी फिनिश हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन थे, देखो पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इजी थे, कोई भी इसमें शक नहीं है बिल्कुल भी कि हार्ड लगे आपको। देखो, फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन सेक, ठीक है, टेप्टम इज, भाई क्या फंक्शन होना चाहिए इसका? नरिशमेंट। नॉरिशमेंट, मतलब न्यूट्रिटिव होना चाहिए, है ना। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है 97, इन एंथर कल्चर द एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, भाई ये किस किस का गलत हुआ है, किस किस का सही हुआ है? सर मेरा सही था। सही है, यंग सर पोलन ग्रेन, सर मेरा भी सही है। ठीक है। इसमें कोई पूछना है, कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में कि भाई इन एंथर कल्चर द एंड्रोगोनिक हैप्लॉइड प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम, भाई जो हैप्लॉइड प्लांट होगा वो कहाँ से, मतलब प्लांट को मत देखो यहाँ पे, जो प्लांट जो वर्ड दिया है, प्लांट को मत देखो, जो प्लांट वर्ड दिया है ना इसको मत देखो, हैप्लॉइड को देखो खाली। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा? तो यंग पोलन ग्रेन से तो यहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा ना, ठीक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना किसी को भी। नेक्स्ट है इन प्लांट मियोसिस अकर्स इन, भाई कहाँ पे होता है मियोसिस प्लांट के अंदर? रूट कैप में होता है क्या? रूट कैप तो खुद टू एंड नो डिप्लॉइड सर। होता है। कैम्बियम आप लोगों को पता ही है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी मियोसिस नहीं होता। और जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। जो पोलन ग्रेन है ये मान लो, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगा, तब जाके ये दो न्यूक्लियस बनाएगा, फिर इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस किसके अंदर होगा? जनरेटिव सेल्स के अंदर, तब जाके जनरेटिव सेल्स जो होगी वो दो मेल गैमेट बनाएगा और एक वेजिटेटिव सेल पहले से मौजूद होगा, ठीक है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, हमारी जनरेटिव सेल्स है, ये है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो इस जनरेटिव सेल्स के अंदर दोबारा से माइटोसिस हुआ और बना लिए दो गैमेट, टू मेल गैमेट, ठीक है जी। और सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन में माइटोसिस होता है लेकिन मियोसिस नहीं होता। कैम्बियम खुद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसमें कभी भी माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा। रूट टिप पे भी मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रूट टिप पे जो प्रेजेंट होता है ये एपिकल, जो एपिकल सेल्स होती है, एपिकल टिश्यू होते हैं, वही तो प्रेजेंट होता है, वही तो रूट को जो होता है इंक्रीज इन लेंथ में ग्रो करवाता है। वो कौन सा म्यूसिस थोड़ा ना करवाएगा वहाँ पे, वो सिर्फ माइटोसिस ही होता है वहाँ पे भी, ठीक है। सिर्फ एक एंथर दे दिया गया है, तो एंथर के अंदर तो भाई आर्की स्पोरियल सेल्स होती है, ठीक है। आर्की स्पोरियल सेल्स के अंदर माइटोसिस होगा, बना लेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? फिर से माइटोसिस होता है, बना लेता है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में फिर जाके मियोसिस होता है तो बनाता है माइक्रोस्पोर। तो एंथर के अंदर ही क्या होता है? मियोसिस होता है। नेक्स्ट है यूबिस बॉडीज फाउंड इन द कैपिटल सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये किसका सही है किसका गलत हुआ है? सर मेरा सही था। था। सर गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है, कैसे सही हुआ, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? यूबिस बॉडीज फाउंड इन, यूबिस bodies found in tapetal cell help in the formation of pollen kit and pollinia, एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन या एंटाइन या पोलन किट, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। तो यूबिस बॉडी के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, जो यूबिस बॉडी होता है, ठीक है, जो यूबिस बॉडी होता है, दे appear in the cytoplasm of
टेप्टल सेल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि जो यूबिस बॉडी होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के किसके अंदर, टेप्टल सेल के अंदर। जो यूबिस बॉडी का नेचर होता है वो होता है लिपिड, लिपिड नेचर का होता है जो यूबिस बॉडी होता है, ठीक है। देखो अब मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ कैसे इसका प्रोसेस था। देखो एट द टाइम ऑफ जो टेप्टल सेल है, मतलब जो टेप्टम सेल है, ये जब एट द टाइम ऑफ यंग एंथर, ठीक है, जब एंथर यंग था, नई नई टेप्टल सेल बनी थी, ठीक है। जब एंथर नया था, ठीक है, मतलब ग्रो कर रहा था, ठीक है, और नई नई टेप्टल सेल्स, नई नई टेपिटम सेल्स बनी होगी वहां पे, उस समय जो टेप्टल सेल्स होती है, उस समय जो टेप्टल सेल्स होती है वो पोसेस करती है न्यूमरस स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है। क्या चीज प्रोसेस करती है, न्यूमरस स्फेरिकल बॉडीज। ये जो न्यूमरस स्फेरिकल बॉडीज है इनको हम बोलते हैं प्रो यूबिस बॉडीज, ठीक है। ये यूबिस बॉडी नहीं है, ये है प्रो प्रिमिटिव, पहले जब बनी होगी स्टार्टिंग में, इसका नाम था प्रो यूबिस बॉडी। और इसी को यूबिस बॉडी को हम बोल सकते हैं प्रो ऑर्बिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इनको, प्रो ऑर्बिक्यूल्स, ठीक है जी। लिखते रहना हैंड टू हैंड ये वाला। तो इनको हम बोलते थे प्रो ऑर्बिक्यूल्स या प्रो यूबिस बॉडी। जो यंग यूबिस बॉडीज थी वहां पे, जब स्टार्टिंग में जब टेप्टल सेल बनी होगी, किससे बनी होगी टेप्टल सेल, कौन बताएगा किससे बनती है टेप्टम? आर्किस्पोडियल सेल्स, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनिक टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू से तो मैडम क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू से तो पोलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन जो टेप्टम होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर होती है, वो किससे बनती है? हाइपोडर्मिस। हाँ, आर्किस्पोडियल सेल बोल लो या हाइपोडर्मिस बोल लो, बात अलग अलग है, ठीक है। मतलब सेम ही बात है, अलग अलग इस वे में है कि जो आर्किस्पोडियल सेल होती है वो बाद में जाके दो चीज बनाती है। जो अंदर वाले टिश्यू होते हैं बिल्कुल सेंटर वाले, वो तो पोलर मदर सेल बना लेते हैं, लेकिन जो बाउंड्री पे टिश्यू होते हैं वो वॉल फॉर्मेशन करते हैं, जैसे एंडोथीशियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, या फिर टेप्टम हो गया। तो टेप्टम हमेशा कहां से बनेगा, आर्किस्पोडियल सेल से, ठीक है जी। तो ये जो टेप्टम सेल्स है, ये जब ये यंग नई नई टेप्टम सेल बनी होगी, फॉर्मेशन हुआ होगा, तो इन्होंने अपने साइटोप्लाज्म में फॉर्म किया लिपिड नेचर का एक स्फेरिकल बॉडीज, जिनको हम बोलते हैं प्रो यूबिस बॉडीज या फिर प्रो ऑर्बिक्यूल्स, ठीक है। कोई भी नाम यूज हो सकता है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रो यूबिस बॉडीज इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब ये ग्रो करते जा रहे थे, मतलब टेप्टम सेल तो बन गई, लेकिन सेल भी तो ग्रो करेगी ना, धीरे धीरे अपने साइटोप्लाज्म को बड़ा करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वैसे के वैसे ही ये अपने नंबर्स भी प्रोड्यूस करते जा रहे थे। कौन? जो लिपिड नेचर के स्फेरिकल बॉडीज थी, वो अपने नंबर को भी इंक्रीज करते जा रहे थे, है ना। जब व्हेन मियोसिस अकर्स इन पीएमसी, ठीक है जी। ये लाइन समझ में आई आपको? जब टेप्टम यंग था तो उसने अपने अंदर प्रोड्यूस किया स्फेरिकल बॉडीज, उन स्फेरिकल बॉडीज को हमने बोल दिया प्रो यूबिस बॉडीज, प्रो ऑर्बिक्यूल्स, ठीक है। अब टेप्टम यंग थी तब की बात हुई है, अब धीरे धीरे जो टेप्टम होगी वो ग्रो करेगी, और जो बाकी जो फंक्शन चल रहे होंगे एक एंथर के अंदर, वो भी तो चलते रहेंगे। जैसे ही मियोसिस होगी किसके अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई, उस टाइम पे जो ये प्रो यूबिस बॉडीज होती है, इनके नंबर्स इंक्रीज होते रहते हैं। बाद में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दीज
प्रो यूबिस bodies get coated by स्पोरोपोलेनिन। ठीक है जी, मतलब जो ये प्रो यूबिस बॉडीज थी, ये अपने जो सरफेस पे है, इन्होंने जो स्पोरोपोलेनिन प्रोड्यूस कर रहा होगा कौन, टेप्टम सेल्स, उन्होंने इसको कोट कर लिया, मतलब उसके सरफेस पे आके अटैच होते चले गए स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जैसे ही स्पोरोपोलेनिन प्रो यूबिस बॉडी पे अटैच्ड हुआ जाके, ठीक है, कोट हुआ जाके वहां पे, तो इसका नाम जो होगा प्रो यूबिस बॉडी से, इसका नाम बदल के यूबिस बॉडीज हो जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रो नाम हट जाएगा, जैसे स्पोरोपोलेनिन वहां पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, तो जो प्रो यूबिस बॉडी थी वो चेंज होके बन जाएगी यूबिस बॉडी, मतलब एक जो केमिकल नेचर है वो भी ऐड हो जाएगा उस पे। जो ये जो यूबिस बॉडी है, ठीक है, ये जो यूबिस बॉडीज है और ऑर्बिक्यूल्स है, इसका काम क्या है, इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, क्या जी, थोड़ा ऊपर करना सर। ठीक है, अब ओके सर। ठीक है, तो जो यूबिस बॉडीज थी या ऑर्बिक्यूल्स था, इसका काम क्या था, ये एक्सटर्नल थिकनिंग को इंक्रीज कर रहे थे ऑफ आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल थिकनिंग को इंक्रीज कर रहे थे, किसकी, पोलन ग्रेन्स की। दीज हेल्प्स इन दीज बॉडीज helps in एक्साइन फॉर्मेशन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैं रफली बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो जैसे टेप्टम सेल्स नहीं बनी होगी तो इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, प्रो यूबिस। ठीक है, बाद में जो टेप्टम सेल है उन्होंने और भी कुछ बनाए, अपने एंजाइम्स बना रहे थे, स्पोरोपोलेनिन बनाया है, प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया अपने। ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रेट करना स्टार्ट किया टेप्टम सेल्स ने। ठीक है, तो जो प्रो यूबिस था, जैसे ये प्रो यूबिस बॉडीज है, ठीक है, ये बाद में जाके इनके यहाँ पे कोट हो गए स्पोरोपोलेनिन, तो इन जो ये नई स्ट्रक्चर बन के आई है, इनको हमने बोल दिया बाद में यूबिस। ठीक है, यूबिस बॉडीज बोल दिया इनको हमने। ठीक है, इस यूबिस बॉडीज का काम क्या होता है, ये यहाँ से ट्रेवल करके जो सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू थे, उन्होंने क्या बना लिए होंगे, पोलन ग्रेन बना लिए होंगे उस वक्त तक। ठीक है, ये जो यूबिस बॉडी है ये ट्रेवल करके इनके पास जाएंगे, और जो बाहर वाली जो कोटिंग होती है किसकी, स्पोरोपोलेनिन की, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देंगे, किसको, स्पोरोपोलेनिन को। तो इसका मतलब है जो यूबिस बॉडीज होती है ये क्या बनाती है, एक्साइन को। ठीक है, एक्साइन बनाती है किसकी, पोलन ग्रेन की एक्साइन को प्रोड्यूस करती है यूबिस बॉडी। भी ये समझ में आ गया ये प्रोसेस पूरा का पूरा। हेलो ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? एक्सक्यूज मी सर, सर प्रो ऑर्बिक्यूल्स वाली बॉडी है अलग है। बेटा देखो, जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास एक मतलब क्या बोलते हैं, क्रिकेट बॉल है, कोई भी टेनिस बॉल हुई, अगर उसके ऊपर आप कोई टेप चिपका दो, ठीक है, टेप चिपका दो, कोई भी टेप हो, ब्लैक कलर की कोई भी मतलब टेप हो, उसको चिपका दोगे, पूरा राउंड सर्कल पे भर दोगे उसको, तो पहले तो क्या था वो कि वो थी उसका नाम था
टेनिस बॉल, अब आपने टेप लगा दिया, उसका नाम हो गया टेप बॉल, ठीक है, तो उसका नाम चेंज हो गया ना, कुछ चीज ऐड हो गई उस पर, तो टेनिस बॉल से बन गया टेप बॉल। ऐसे ही जैसे स्टार्टिंग में टेपटम ने ये प्रोड्यूस की होगी बॉडीज स्फेरिकल शेप की, तो इनका नाम था प्रो यूबिस बॉडीज, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जब प्रोसेस आगे चलने लगा तो स्पोरोपोलिनिन भी वहां पे बनने लगा, तो स्पोरोपोलिनिन को इन्होंने अपने सरफेस पे कोट कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद इसका नाम पड़ गया यूबिस बॉडीज, ठीक है तो वही चीज, सिर्फ एक कोटिंग अलग से हो गई है, नाम चेंज हो गया इसका, बस प्रो हटके यूबिस बॉडी हो गया। जैसे पहले बच्चा था, अब बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, सेम चीज इनके साथ हुआ है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, और बाद में जाके क्या बना लिया, यूबिस बॉडीज, जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये जो यूबिस बॉडी है ट्रेवल करके आउटर साइड से इनर साइड की साइड जाएंगे, जहां पे पोलन ग्रेन बन चुके होंगे। जब पोलन ग्रेन बन चुके होंगे तो जो ये यूबिस बॉडीज है, इनके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की, वो जाके उनको पहुंचा देते हैं, और जो पहुंचाते हैं तो जो ये बाहर वाली कोटिंग है, तो ये पोलन ग्रेन के बाहर ही जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो पोलन ग्रेन की एक और लेयर बन के आ जाती है, जिसका नाम होता है एक्साइन। तो एक्साइन किसने बनाया, एक्साइन बनाया यूबिस बॉडी ने। ओके जी, हेलो यस सर। सर। सर ये यस यस। सर इस क्वेश्चन का बोनस मिलेगा? बेटा देखो, बोनस तो एग्जाम में जब आप हो वहां पे उस समय बोनस लेना, आज रहने दो, ठीक है। जब सीबीएसई के एग्जाम चलेंगे या किसी चीज के चलेंगे तो लेना। देखो मैंने बोलता हूँ ना, मैं तुमसे क्या बोलता हूँ, एक चीज बोलता हूँ ना, 80% पेपर कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से। 10% आपको टीचर देता है, और 10% जो बचा हुआ है ना, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना क्लास में ध्यान दे रहे हो, आप कितना मतलब मेहनत मतलब एफर्ट्स लगा रहे हो इस चीज के ऊपर, ठीक है। ओके जी। सर यस। सर ये जो प्रो यूबिस होता है, ये अमीबॉइड सेल में होता है टप्टल की? देखो जो, हाँ, एमीबॉइड सेल्स में नहीं होता बेटा, ये उसके सेल्स में होता है जो सिक्रीटरी नेचर होती है, ओके सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, हमें आगे भी पढ़ना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 100, इफ स्पोरेंजियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, हेट्रोस्पोरेंजिएट और होमोस्पोरेंजिएट। बताओ भाई आंसर, तो आपको पता ही लग गया आंसर क्या है इसका, लेकिन अब बताओ फिर भी कैसे आपने इसको लेप्टोस्पोरेंजिएट लगाया इसका आंसर। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो बच्चा ब्रिलियंट होगा, जिसने 11th क्लास अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है, वो उस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा बिल्कुल भी। मे बी शायद जो ये एग्जाम जो ये 12th क्लास चल रही है उसमें उसने पढ़ लिया हो। तो मैंने बोला ना, जो 10% जो बचा हुआ है ना, वो आपके मतलब ब्रिलियंट जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो ना डे बाय डे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है 10%। 80% तो हर कोई लेके आ जाता है। हाँ जी बताओ इसका आंसर, क्यों लगाया आपने लेप्टोस्पोरेंजिएट? देखो सिंगल सेल से ड्राइव्ड हो रहा है। अरे कोई नहीं है क्या? यस सर। क्यों लगाया, कोई किसका सही हुआ ये? सर मेरा सही था। क्या नाम है आपका? सर खुशी। खुशी। खुशी हुई मुझे Yes, जान sir. के कि खुशी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो खुशी आपने ये लेप्टोस्पोरेंजिएट क्यों लगाया है यहाँ पे, आंसर क्यों लगाया? देखो क्योंकि लैपटॉप मीन्स अधिकतर सिंगल के लिए यूज होता है, तो मैंने सिंगल ऐसे करके लगा दिया। और यू का मतलब तो ट्रू, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, तो लैपटॉप लगा तो मैंने लैपटॉप लगा दिया। अच्छा आपको लगा यस सर। ठीक है। आपको लगा, आपने लगा दिया, आपको नहीं लगता तो आप नहीं लगा पाती है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पहले मेरी क्लास टीचर, वो बायोलॉजी टीचर ने भी बताया था, तो ओके ओके, इसलिए कर दिया। ठीक है ठीक है। देखो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ खुशी, मैं कुछ और बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोच के निकलते हैं कि चाहे पेपर आए ना आए सारे अटेम्प्ट करने हैं हमें तो ठीक है। देखो थोड़ा सा ओके इस पे, सर। तो हम भी ऐसे ही थे पहले भाई। कोई देखो भाई,
लैक्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, मैं सिर्फ ये दो चीज ही बताऊंगा। हेट्रो और होमो तो आप लोगों को पहले से ही पता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, होमो मीन्स सेम होता है, ठीक है। तो स्पोरेंजिएट का आपको पता है स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है भाई? कौन बताएगा स्पोरेंजिएट का मतलब? 11th क्लास के 30 मार्क का कौन है? पता है आपके पेपर में सिर्फ दो क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आने चाहिए थे, बस सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन था यूबिस बॉडीज के ऊपर जो मैंने आपको नहीं बताया, जो थोड़ा सा अलग था, एनसीईआरटी में भी नहीं था। एक है ये वाला लैक्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट। सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही है जो आपको नहीं, मतलब आप चाहो, मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ दो क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे। 43 क्वेश्चन तो बचे हैं ना, इसका मतलब बच्चों के तो 43 ठीक होने चाहिए ना। तो बताओ भाई स्पोरेंजिएट किसको बोलते हैं? सर जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो स्पोरेंजिएट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होती है जो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो दो टाइप के स्पोर की फॉर्मेशन के तरीके होते हैं। एक वो स्पोर्स होते हैं जो बनते हैं सिंगल सेल से, एक वो होते हैं जो बनते हैं मल्टी सेल से, ठीक है। एक वो होते हैं जो बनते हैं सिंगल सेल से, एक वो होते हैं जो बनते हैं मल्टी सेल से, ठीक है। तो जो मल्टी सेल से बन के आ रहे हैं उसको मैं शो करूंगा ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन से मैं शो करूंगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो जो स्पोरेंजिएट की स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बताइए, स्पोरेंजिएट वो होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स वो होते हैं जो बाद में जाके एक प्लांट को जर्मिनेट करवाते हैं, एक नया प्लांट बना देते हैं, वही होते हैं स्पोर। ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्यों आ गया, लेकिन फिर भी जब आ गया तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो जो मल्टी सेल था, इसने मल्टी सेल के स्पोरेंजियम ने बनाए दो सेल, एक आउटर लेयर बनाई, एक बनाई इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर ने बना दिया जैकेट, जैकेट जैकेट सेल। भाई याद आया जैकेट? याद करो याद करो, थर्ड चैप्टर के अंदर प्लांट किंगडम के अंदर जैकेट याद आया? नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं अब बता देता हूं, मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आपको लैक्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट में डिफरेंस बता रहा हूं खाली मैं आपको, ठीक है। जो मल्टी सेल्स थे, जो मल्टी सेल्स थे उनके अंदर डिवाइड होके, डिवीजन होके बना लिया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर डिवाइड होके बना लिया आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर ने बनाया जैकेट सेल, ठीक है। जैकेट सेल से बन के आ गए मल्टी लेयर वॉल। तो आउटर जो लेयर थी स्पोरेंजियम की, उनने बना लिया मल्टी लेयर वॉल, ठीक है, बहुत सारी वॉल्स बना ली बाहर जो प्रोटेक्शन का काम करिए। लेकिन जो इनर वाले थे उन्होंने बना लिए स्पोरोजीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू ने बना लिए स्पोर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पे बना लिए स्पोर्स। अब ये मल्टी सेल से बना हुआ है तो आउटर लेयर भी मल्टी लेयर हो गई, इनर में भी बहुत सारे स्पोरोजीनस टिश्यू बन जाएंगे, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे इस स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंगल सेल वाले की बात करूं, अगर मैं सिंगल सेल वाले की बात करूं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट। जो बहुत सारे मल्टी सेल से बन के आते हैं उसको बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट, और जब सिंगल सेल से जो बन के आते हैं, जैसे सिंगल सेल में ब्लू पेन में दिखा रहा हूं मैं आपको, तो सेम चीज इसमें भी हुई है। सिंगल सेल ने बनाया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसके अंदर आउटर लेयर के अंदर और इनर लेयर के अंदर। आपने ये चीज तो पढ़ी होगी ना, पेरिक्लिनिकल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन पढ़ी है आपने? तो यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, तब जाके आउटर और इनर वॉल बनती है।
आउटर लेयर ने बना लिया जैकेट सेल, लेकिन जैकेट सेल कैसी है? सिंगल लेयर की, ठीक है। इनर वाले ने क्या बनाया? स्पोरोजीनस टिश्यू, इसने क्या बनाया? स्पोर बनाया, ठीक है। स्पोर का नंबर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, डिक्रीज अमाउंट एज कंपेयर टू यूस्पोरेंजिएट। और जो एक सेल से बनके ये वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम बोलते हैं लेप्टो स्पोरेंजिएट। भैया समझ में आया आपको? ये हमने डिस्कस किया था किसके अंदर? टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने ये चीज हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर दो तरीके के मतलब स्पोरेंजिएट फॉर्मेशन होते हैं, एक लेप्टो, एक यूस्पोरेंजिएट। किसको समझ में आ गई भाई ये बात? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, ये कुछ नया है आप लोगों के लिए। सिर्फ यही क्वेश्चन है, एक यूबीसी वाला क्वेश्चन है, दो ही तो क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसमें लगा मुझे भी। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार आप पेरिक्लिनिकल डिवीजन बता दीजिए। भाई पेरिक्लिनिकल डिवीजन तो मैंने आपको वहां भी समझाई थी ना, किसके अंदर? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। जो एक सेल होती है ये डिवाइड होके दो सेल बना लेती है, एक ऊपर एक नीचे। देखो ये क्या हो गया है, धोखा दे रहे हैं अभी। ये डिवाइड होके यहाँ से दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक अपर वाली और एक लोअर वाली, ठीक है जी। इनको बोलते हैं पेरिक्लिनिकल डिवीजन, ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, जैसे हमने, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था वहां पे ना पेरिड्रम। पेरिड्रम के अंदर तीन स्ट्रक्चर होती है, एक ऊपर वाली लेयर बनाती है, एक नीचे वाले बनाते हैं। एक तो सेकेंडरी कोर्टेक्स टिश्यू बनाते हैं, एक ऊपर वाले क्या बनाते हैं? कॉर्क सेल। याद आया आपको कुछ थोड़ा सा? नहीं आया? बहुत अच्छे, नई नई चीजें पढ़ रहे हो, पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो। देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट, क्योंकि सिंगल सेल से बन रहे हैं क्या? स्पोरेंजियम ड्राइव हो रहा है यहाँ से, ठीक है जी। ये हो गया लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101। भाई ये किसका गलत हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी स्पोरोपोलेनिन के ऊपर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस सर, मेरा छोटा था ये वाला। क्या समझ में नहीं आया आपको बेटा इसमें? मैंने एक्साइन के बारे में लिखवाया होगा ना आपको। एक्साइन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको, जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो कैसा होता है? सर बताया था मैंने। तो ये क्वेश्चन तो गलती होना चाहिए। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी स्ट्रक्चर है पूरे बायोलॉजी के अंदर जो डिग्रेड नहीं हो सकती। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो किसी भी कंडीशन में डिग्रेड नहीं होता, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो एसिड हो, हाई एसिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रक्चर खराब नहीं होती। तभी तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो बेटा पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए हम संभाल के रख सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ओके, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा मैं इसको, कि कैसे हम इसको मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं पोलन ग्रेन्स को, और कैसे ये जो है ना स्पोरोपोलेनिन, जो पोलन ग्रेन होता है वो खराब नहीं होता बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ओके जी? ओके सर। ओके, नेक्स्ट है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। यार ये तो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सही है सबका? यस यस सर। तो ये तो बस याद करने वाला क्वेश्चन था। एलिफेंट की कितनी होती है, क्रोकोडाइल की कितनी होती है, क्रो की कितनी होती है, और टोटोइस की कितनी? मेरे ख्याल से टोटोइस की कितनी होती है? 200 ईयर्स के आसपास होती है इसकी तो। 200 शायद
कितनी होती है टोटल इसकी? 200 ईयर के आसपास। 100 से 200 साल। और क्रोकोडाइल की? 60। 60-70। ठीक है। और क्रो की? 12। 15। अच्छा 15 साल जी जाता है। और एलिफेंट की? 75। 75। ओके, तो लाइफ स्पैन में बहुत अच्छी चीज है कि लाइफ जो स्पैन होती है किसी भी लिविंग की, वो डिपेंड नहीं करती उसके साइज पे। ये इस क्वेश्चन से प्रूव हो चुका है। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है भाई, 60-75 ईयर्स की जीता है वो। 103, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है भाई हमें। अ मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ एज कंपेयर टू पीपल लाइफ। बताओ भाई, मैंगो ट्री की कम लाइफ होती है पीपल लाइफ से? ट्रू। मैंगो ट्री की कितनी लाइफ होती है भाई? एक आम के पेड़ की कितनी लाइफ होती है भाई? किसी को नहीं पता क्या? कौन बताएगा? एक मैंगो इको हो रहा है, इको हो रहा है, ये किसने कर रखा है? देखो भाई, एक मैंगो ट्री की कितनी लाइफ स्पैन होती है, कौन बताएगा? और पीपल ट्री की कितनी लाइफ स्पैन होती है? 200 से 250 साल शायद से। किसकी? पीपल की है मैंगो की? पीपल पीपल पीपल। और मैंगो की? मैंगो की 150 साल। इसीलिए पहला ऑप्शन जो है सही था। ओके बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जहां तक मुझे पता है, जो मैंगो की लाइफ स्पैन होती है वो 200 से 300 साल तक जीता है। और जो पीपल होता है वो मे बी 1000 ईयर्स तक लाइव रह सकता है। एक बार चेक कर लेना। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, मैंगो की कमी होती है एज कम्पेयर टू पीपल। ठीक है, तो मैंगो की मेरे हिसाब से जो लाइफ स्पैन होती है वो 200 से 300 ईयर के बीच में होती है। और जो पीपल की लाइफ स्पैन होती है वो मे बी डिफर करती है 1000 ईयर के आसपास का ही। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लोगे। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या स्टेटमेंट सही है ये? यस सर। यस तो कैसे बता रहे हो कि ये सही स्टेटमेंट है? सर वो अपने बच्चों के अंदर जिंदा रहता है। बिल्कुल करेक्ट भाई, समझ में आ गया जो इसने बोला? यस सर। ठीक है, इमोर्टल का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर को रिलेटेड विद देयर साइज। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एबल द कंटिन्यूटी ऑफ। इमॉर्टल का मतलब अमर होता है। अमर, बिल्कुल। लिविंग फॉर एवर, नेवर डाई, बिल्कुल सही। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 104, क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो कैसी होनी चाहिए? आपको पता है कि एक हमने लाइफ साइकिल पढ़ी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक पढ़ी है हैप्लॉन्टिक, एक पढ़ी है डिप्लॉन्टिक, एक पढ़ी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। भाई हैप्लॉन्टिक में क्या होता था? एक हैप्लॉइड जो पेरेंट्स था, जो ये पेरेंट है ना, ये पेरेंट है, यही प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट हैप्लॉइड टाइप का, तो तभी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं हम इसको। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है हैप्लॉइड क्या? गैमेट्स। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, उसने पूछा क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल इन द लिविंग। इस पूरी दुनिया में जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स है, जो सेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो ऑलवेज डिप्लॉइड होगी?
क्या वो ऑलवेज हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड भी हो सकती है, हैप्लॉइड भी हो सकती है, पॉलीप्लॉइड होती है? बताओ जल्दी, अब क्या आंसर लगाना चाहोगे इसका? डिप्लॉयड और हैप्लॉइड। सिंपल है यार, क्योंकि आपने तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रखी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रखी है। मैंने आपको शायद ये एक लाइफ साइकिल के थ्रू भी समझाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि भाई हैप्लॉन्टिक की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक की कैसी होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की कैसी होती है। मैंने लाइफ साइकिल बता रखी है आपको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नाइदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल और सेक्सुअल इज कॉल्ड। भाई बताओ रीजनरेशन का। रीजनरेशन तो एसेक्सुअल ही है ना। देखो नाइदर का मतलब क्या होता है, ना तो वो एसेक्सुअल है ना सेक्सुअल है, ऐसा कौन सा होता है? इसलिए सर मैं सर लेकिन पर रीजनरेशन रीजनरेशन तो एसेक्सुअल। हाँ सर पूरी तरीके से। बेटा सर सी नहीं होगा इसका आंसर। मैंने आपसे क्या बताया था यार, आप थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है? बाबा रामदेव को ज्यादा दिखा करो मॉर्निंग नोट के, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ध्यान लगाने की। देखो भाई, ये भी हैंग हो गया लग रहा है। देखो भाई, रीजनरेशन, मैंने रीजनरेशन के बारे में ये बताया कि रीजनरेशन दो टाइप का होता है। रीजनरेट का मतलब ही क्या होता है, अगर लॉस्ट कोई भी पार्ट हो वो अपने आप पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर देता है, ठीक है? ये मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जरूर पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको एक लाइन और बोली थी कि जो रीजनरेशन है हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते कि भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भी, ये नहीं है, लेकिन इसको हम स्टडी करते हैं रीजनरेशन, मतलब जो स्टडी करते हैं वो एसेक्सुअल के अंदर करते हैं, क्योंकि ये होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं एपीमॉर्फोसिस और एक होते हैं मॉर्फोलेक्सिस। जो एपीमॉर्फोसिस होते हैं वो स्पेसिफिक टिश्यू को रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो मॉर्फोलेक्सिस वाले होते हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को रीजनरेट कर लेते हैं बाय इट्स सिंगल डिवीजन। अपनी मतलब एक सिंगल डिवीजन से भी वो अपने पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपका एग्जांपल ले लिया स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है कुछ इस तरीके से होता है ना? अगर मैं इसको ये वाला पार्ट को काट दूं, कट लगा दूं, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो रीजनरेट कर जाएगा बाद में। तो जो एपीमॉर्फोसिस होते हैं वो एक स्पेसिफिक टिश्यू को रीजनरेट करता है, लेकिन मॉर्फोलेक्सिस कौन से होते हैं जो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म को ही रीजनरेट कर देता है बाय इट्स सिंगल डिवीजन। एसेक्सुअल में इसलिए रखते हैं क्योंकि यहां पे कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा। जैसे प्लेनेरिया को अगर यहां से कट लगा लो, यहां से कट लगा लो, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा और ये भी बार नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है? तो हमने इसको एसेक्सुअल में क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा तो हम एसेक्सुअल में रखेंगे ना, रखेंगे इसको, ठीक है? लेकिन जो रीजनरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो अपने स्पेसिफिक पार्ट को दोबारा से ग्रो करवा सकता है, ठीक है? लेकिन ये क्या एसेक्सुअल है? ये क्या, आप सोचो, ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो मैंने वहां पे उस समय एक लाइन बोली थी, आप चाहो तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है बिल्कुल, आप चाहो तो आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास, पता नहीं या फिर फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको ये चीज बताई होगी रीजनरेशन के बारे में, कि रीजनरेशन को पता नहीं है कि भाई ये सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। ये चीज मैंने बोली हुई है अपने लेक्चर के अंदर, आप ध्यान से देख लेना उस लेक्चर को, ठीक है जी?
तो जो रीजनरेशन है, सिर्फ रीजनरेशन जो स्टेप है वो हम पूरे तरीके से कह नहीं सकते कि ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। भाई समझ में आ गया? नहीं सर, नहीं आया समझ। सर सर देखो हम भाई, उसे समझ नहीं आया। देखो सुनो सुनो सुनो, रीजनरेशन का मतलब समझते हो आप? यस सर। तो मुझे समझाओ रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेट होना। सर किसी पार्ट को रीजनरेट करना, या तो पूरे रीजनरेट, पार्ट को, हाँ या तो वो रीजनरेट, पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाए, या तो कोई लॉस्ट पार्ट जो भी आपने बताया। हाँ ठीक है, ये मतलब समझते हो ना आप? ये तो मेरी डेफिनेशन, ये तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज बता दी आपने, ठीक है? तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस्ट पार्ट जो होता है ना उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेना, उसे दोबारा से बना लेना, दैट इज द रीजनरेशन, ठीक है? अब आप एसेक्सुअल की डेफिनेशन और सेक्सुअल की डेफिनेशन बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी सर, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता बेटा। तो सर बस एसेक्सुअली तो यूज की जगह हम काट देते हैं वो नया बन जाता है तो। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ये रीजनरेशन जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि एक लॉस्ट पार्ट भी तो रीजनरेट हो जाता है। अगर कोई स्टार तो फिश, सर हाँ हाँ, तो सर एक ऑर्गेनिज्म है, वो बिना गैमीट्स वगैरह प्रोड्यूस करे वो डिवाइड हो रहा है और उसकी प्रोजेनी बढ़ रही है, तो सर ये एसेक्सुअल में ही तो आएगा ना फिर। बेटा इसमें जो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को पहले ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है? फिर अपना जो क्वेश्चन हो ना उसको कोरिलेट कर लेना मेरे साथ, बिल्कुल ठीक है? फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने सिर्फ देखो रीजनरेशन के बारे में इतना बताया है कि जो रीजनरेशन होता है एक लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट भी कर सकते हैं या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द रीजनरेशन, ठीक है? क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन से सिद्ध होता है क्योंकि ये दो टाइप का होता है, ओके? लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने चाहिए। सेक्सुअल तो मतलब बिना किसी डाउट के यहाँ पे कोई भी मतलब उसका लेना देना नहीं है। लेकिन एसेक्सुअली में क्या होता है, एसेक्सुअली में क्या होता है, क्योंकि रीजनरेट तो एक स्पेसिफिक टिश्यू भी रीजनरेट हो रहा है, ठीक है? ऑर्गेनिज्म भी रीजनरेट हो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक टिश्यू भी रीजनरेट हो रहा है। तो रीजनरेट तो ह्यूमंस के अंदर भी होता है, रीजनरेट तो हर किसी के अंदर भी हो सकता है, लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी, ठीक है? तो लेकिन स्पेसिफिक टाइप का ये जो रीजनरेशन है इसको हम एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से कोरिलेट नहीं कर सकते। इसे रखते हम एसेक्सुअल के अंदर है, पढ़ते हम इसे एसेक्सुअल के अंदर है, लेकिन अगर रीजनरेशन को अगर हम समझे तो ये कोई नहीं कहेगा कि ये जो रीजनरेशन स्टेप है या रीजनरेशन जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये एसेक्सुअली है। अब आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको? सर आप कहना चाह रहे हो कि रीजनरेशन वो प्रोजेनी बढ़ाने के लिए करता ही नहीं है, मतलब लॉस्ट पार्ट को बस पाने के लिए करता है? यस यस यस, लेकिन इसको जो पढ़ा जाता है ना वो एसेक्सुअल के अंदर ही पढ़ा जाता है, ठीक है? देखो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप ना मेरा जो लेक्चर है ना पहला वाला, हम उसे एसेक्सुअल के अंदर रखते हैं बट हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते। हाँ नहीं मान सकते उसको, क्योंकि ये जो रीजनरेशन होता है वो सिर्फ एक लॉस्ट पार्ट को दोबारा से गेन करने का तरीका है, ये कोई रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है बेटा। लेकिन अगर मैं दूसरे वाला रीजनरेशन देखूं जो मॉर्फोलैक्सिस में मैंने बताया है कि भाई एक पूरी तरीके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हो सकता है, एक मतलब अगर मैं एक बीच में से किसी ऑर्गेनिज्म को काट दूं तो अगर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए, अपना जो लॉस्ट पार्ट है उसको बना ले, ठीक है? अपना लॉस्ट पार्ट जो होता है उसको बना ले, तो वो भी तो एसेक्सुअल का मेथड हो गया। लेकिन इसको जो कैटेगराइज किया जाता है वो एसेक्सुअल में नहीं, मतलब कहने का मतलब है पढ़ा जाता है लेकिन उसको माना नहीं जाता, ये बात समझ लो आप, ठीक है? अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप ना एक काम करना, मेरा लेक्चर जो फर्स्ट है उसमें देखना, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है ये चीजें बिल्कुल। आपको मुझे नहीं पता आपको दोबारा क्यों डाउट हो रहा है इन चीजों पे। सर आपने फ्रेगमेंटेशन में बताया था। क्या बेटा? सर आपने ये सब ना फ्रेगमेंटेशन में बताया था। मैंने फ्रेगमेंटेशन में भी बताया था आपको, मैंने रीजनरेशन भी बताया, मैंने आपको दोनों चीजों में बताया था। मैंने एग्जांपल लिया था फ्रेगमेंटेशन का कि भाई फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेनेरिया होता है अगर मैं उसको फ्रेगमेंट कर दूं
तो वो भी अपना एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेकिन रीजनरेशन में दोनों चीजें होती है, लॉस्ट पार्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मैं लॉस्ट पार्ट देखूं, सिर्फ लॉस्ट पार्ट को देखूं, तो ये कोई एसेक्सुअल का मेथड नहीं है। लेकिन अगर मैं मॉर्फोलैक्सिस के साइड जाऊं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है एक कटे हुए पार्ट से, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एसेक्सुअल। लेकिन मैं दूसरा वाला मेथड देखूं एपीमॉर्फोसिस वाला, लेकिन उसमें क्या सिर्फ लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर रहा है, तो जो लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर रहा है आप उसको एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में रख ही नहीं सकते ना। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलैक्सिस है, हाँ। नहीं सॉरी, जो एपीमॉर्फोसिस है उसको हम कम्प्लीटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आता तो रीजनरेशन के अंदर ही है ना बेटा, दोनों के दोनों। इस वजह से रीजनरेशन को डाउटफुली बोला जाता है कि यार एसेक्सुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो डाउटफुली हो गया। बस समझ में आया नहीं आया? ओके सर। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। भाई ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट फिशेस एंड एम्फीबियंस आर ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविविपेरस, ये सही है? यस सर। ये तो सही होना चाहिए आपका। बस सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कारा प्लांट इज अ डायोसियस प्लांट, क्या बात सही है? नो सर। नो सर, नो सर। मोनेशियस कारा होता प्लांट है। कैसा होता है? मोनोसियस होता है, तो है ना। और ये कुछ मेरे ख्याल से इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से डायग्राम है इसका, एनसीईआरटी ने अपना डायग्राम शो कर रखा है। अगर यहाँ पे ये है कि मेल ऊपर वाली साइड, सॉरी फीमेल ऊपर वाली साइड पे, मेल नीचे वाली साइड पे है, कुछ ऐसे ही है ना ये? यस सर। फीमेल है, ये मेल है, यहाँ पे डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर। तो डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कारा प्लांट तो डायोसियस नहीं है, ये तो मोनोसियस हो गया। मार्केंशिया मोनोसियस है डायोसियस है? डायोशियस। डायोशियस। और कुकुरबिटा एंड कोकोनट प्लांट आर मोनोसियस और डायोसियस? मोनोसियस। मोनोशियस। और पपाया एंड डेट पाम? डायोशियस। ओके, तो स्टेटमेंट कौन सी सही हो गई? गलत हो गई, सॉरी गलत पूछी है ना इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड हो गई है। देखो भाई, राइजोम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ध्यान से देखो, राइजोम क्या था? जिंजर, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, ऑनियन और कॉर्न, याम। याम पता है याम क्या होता है? ये भी एक ट्यूबर की स्ट्रक्चर होती है सर याम। आलू। अगला देखते हैं, ये तो भाई नोट्स में से ये सीधा सीधा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the microspore mother cell of a plant is 20. The number of chromosome in the cell of root tip of that plant shall be. बताओ, किसी ने इसका आंसर 10 तो नहीं लगाया? नो सर। 30, 40 किसने लगाया आंसर? ये चलो 30 तो नहीं लगा सकता कोई भी, लेकिन 40 लगा दिया हो या 10 लगा दिया हो। देखो इसमें बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसने क्या बोला कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है, जो ये प्लांट है, जो मेल पार्ट है, जब ये मेल पार्ट बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, या फिर पोलन मदर सेल बोल दो, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पोलन मदर सेल है उसका क्रोमोसोम का नंबर है 20। इस 20 के अंदर मियोसिस अभी नहीं हुआ है। इसने बोला नहीं हुआ अभी मियोसिस। तो अब ये बताना, जो ये पीएमसी है और जो इस प्लांट की रूट हो गई, इस प्लांट के अंदर जो रूट होगी, तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा रूट का वो क्या होगा, और जो पीएमसी, जो ये है पीएमसी, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है इससे कुछ मतलब ऊपर नीचे तो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, ये भी तो अभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में ही है, और जो रूट होगी वो भी तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी। इसका मतलब 20 है तो 20 तो ये होगा। सिंपल है, तो गलत नहीं करना बिल्कुल भी ये वाला।
देयर इज नो नेचुरल डेथ टू ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया बिकॉज दे प्रोड्यूस बाइनरी फिशन। ये वही क्वेश्चन कोरिलेट हो रहा है जो इमॉर्टल वाला था। सर इसका नेक्स्ट आंसर डी भी तो हो सकता है। कैसे? यस सर, मेरे को भी यही लगा था। यस सर। सर मैंने भी यही पिक किया था। चलो एक बार देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो देयर इज नो नेचुरल डेथ टू ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों नहीं इनकी डेथ हो सकती? ठीक है, क्योंकि दे आर माइक्रोस्कोपिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, एसेक्सुअली है और इमोर्टल की वजह से कभी मतलब खत्म भी नहीं हो सकते। चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और फोर्थ वन है पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। देखो बच्चों यार, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात को वही बोलना चाह रहा है कि पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपस में, ठीक है। और जो बी क्वेश्चन नंबर है, जो बी ऑप्शन है, वो है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। एक तो ऑप्शन में बता दिया कि स्पेसिफिक चीज बता दी, मतलब रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन। एक ये बता दिया है कि भाई जो पेरेंट बॉडी थी, जो पेरेंट बॉडी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो लगाओगे आप, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वैसा है, थोड़ा सा मतलब कि आपको कोई अच्छा सा ऑप्शन चूज करना है, मे बी, ठीक है। मे बी मैं इसको देख लूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है सर। बट फ्रेगमेंटेशन से भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं और तब भी इमॉर्टल टाइप होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस में ये लिखा है ना सर, क्या पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं दिख रही है और डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहा है। तो भाई पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं है, तभी तो डिवाइड हो पा रहा है ना। तो सर तभी तो बोल रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन से भी तो सर वैसे ही डिवाइड होगा इमॉर्टल टाइप। हाँ हाँ बी बिल्कुल। और डी दोनों ही है ना। तो सर हम बाइनरी फिशन को कैसे चूज कर सकते हैं? किसको? सर अगर हम फ्रेगमेंटेशन करें तब भी हम कह सकते हैं कि इमॉर्टल है पेरेंट। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब बाइनरी फिशन ही क्यों चूज कर सकते हैं? क्योंकि जब एप्रोप्रिएट हमारे पास सर पूरा वो स्टेटमेंट ही है कि पेरेंट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑफस्प्रिंग। इस क्वेश्चन में क्या बोला? पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। जो पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मुझे ये बताओ ना। ओके सर। भाई स्पेसिफिक चीजें पूछी है ना, हाँ। तो स्पेसिफिक चीजें के लिए स्पेसिफिक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ना, हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट सर डी भी तो हो सकता है ना। हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन जो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, मतलब सबसे अच्छा जो आंसर होगा, ठीक है। देखो बात तो वही है कि पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट बॉडी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अपने ऑफस्प्रिंग में, बिल्कुल सही है ये। लेकिन ऊपर जो लाइन में दे रखा दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। तो उन्होंने जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया है कि पैरामीशियम, अमीबा और बैक्टीरिया, उनके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको लिख दिया है इसमें। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो तो फिर बी माना जाएगा ना, समझ रहे हो। डी भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा यार। ओके, तो क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं भाई, आपको ये भी लगे कि भाई ये भी है ये भी, लेकिन आपको चूज तो करना पड़ेगा ना एक मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूरा का पूरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर दिया भाई कौन सा रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, और नीचे वाले में सिर्फ ये बता दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई पेरेंट बॉडी होती है वो अपने जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तो फिर इसका सेकंड ही होगा मेरे ख्याल से। बाकी मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आइसोगैमेट इज फाउंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ आइसोगैमेट किसमें पाई जाएंगे? आइसोगैमेट्स कौन से होते हैं? सर जो एक जैसे होते हैं दोनों, मेल और फीमेल, डिफरेंशिएट करना नहीं। ये तो मेरे ख्याल से तीनों के तीनों ऑप्शन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। यस सर। इन विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट बाय लीफ स्पीसीज। भाई ये किसने गलत लगाया है?
बताओ भाई। एक तो ब्रायोफाइलम हो गया, ये तो एनसीईआरटी ने दे ही रखा है। ब्रायोफाइलम लीफ के थ्रू प्रोपेगेट करता है क्योंकि लीफ पे प्रेजेंट होती है बर्ड्स, ठीक है। एक होता है काले चोए, काले चोए का भी मैंने शायद बताया हो यहीं पे ही 12th क्लास में, वरना 11th में तो मुझे याद है मैंने लीफ के टॉपिक में ये बताया था चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो सर आपकी डीपीपी में भी था, तो वहाँ पे सर्च किया था गूगल पे, तो पता चला था, बहुत सारे एग्जांपल्स थे वहाँ। ओके ओके ठीक है, अच्छी बात है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया भाई, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। देखो ये क्या है, ऑफसेट है तो वाटर हाइसिंथ, और ये क्या है, ये क्या है बी। सर डायग्राम नहीं दिखाते हैं। सर इसका डायग्राम शो नहीं हुआ था। सर किसी का भी नहीं हुआ था। यस सर, डायग्राम ठीक है कोई बात नहीं, मैं जिसका डायग्राम शो नहीं हुआ तो मैं कुछ बात करता हूँ इन लोगों से, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो बी है ये N3DO4, ठीक है। जब डायग्राम शो, अब तो डायग्राम शो हो रहा है ना आपको, अब तो आप बता सकते हो। ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा के अंदर हमने पढ़ा था मार्केंशिया, ठीक है। तो जो मार्केंशिया होता है वो दोनों अलग अलग पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये है मेल, और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है फीमेल का। फीमेल में जो होते हैं ये कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। ये है N3DO4 और ये है आर्किगोनियोफोर, ठीक है। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑफसेट N3DO4, और ये एंटीपोडल सेल सही है। ये जो सेल्स है ये एंटीपोडल सेल्स है, ये एक्स सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, सॉरी पोलर बॉडीज है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये आपको पता ही है, हेलो यस सर। बच्चों, वो डिस्प्ले चली गई है बिल्कुल, ठीक है, उसको मैं दोबारा से नहीं लेके आ सकता, ओके। तो दोबारा से नहीं लेके आ सकता। अगर किसी बच्चे के पास है वो पेपर अभी हैंड टू हैंड, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 113 से ज्वाइन कर सकते हो, बता सकते हो मुझे, या फिर मैं आगे पढ़ाऊँ आपको, जो बाकी क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँ। फिर बताओ क्या करना है। सर 15 मिनट बचे हैं, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ना, हमने बच्चे हुए हैं जो 20 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। हाँ सर, आगे कोई टॉपिक स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए ना अभी। सर आगे कोई टॉपिक स्टार्ट, ठीक है, मुझे क्वेश्चन बता दो क्योंकि मैं उस पेज को दोबारा नहीं लेके आ सकता। किसी के पास क्वेश्चंस है वो? नो सर। नो सर। तो आपके पास तो होने चाहिए थे यार, आपको तो मिले होंगे ना तो वो नहीं, पीडीएफ में। सर वो ऐप में रिव्यू सिर्फ करने अपनी का रिपोर्ट ऑप्शन भी देखो। नहीं है। कोई नहीं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हम, डेवलप कर रहे हैं इन चीज़ों में भी, जो खामियां हैं उसको पूरी की जाएगी वो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, देखता हूँ मैं अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो। सर एक्सपायर्ड शो हो रहा है, हमारे में तो नहीं आएगा। एक्चुअली क्या मेरा थोड़ा लैपी थोड़ा हैंग चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो लैपी हैंग चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो चलो फिर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 10-15 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं।
वैसे किसके बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ठीक है? भाई किस बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर कंपेयर नहीं कर सकते ना वहाँ पे तो फिर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, किसके क्वेश्चन ठीक है सबसे ज्यादा? सर हम लोग को कैसे पता होगी ये बात? वी कैन नॉट कंपेयर सर। फिर भी पेपर दे के निकलते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही रहता ना। सर इंडिविजुअल मार्क्स हम अपने जान सकते हैं ना सर बस। अपना पता है ना। ओके अच्छी ओके। बात नहीं होती। तो थोड़ा सा देख, मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा पढ़ाया था कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन गेम पे थे हम। थोड़ा सा लैपी हैंग चल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। देखो जो फॉर्मेशन ऑफ I didn't know that. सर आपकी आवाज चली गई। की जो स्पोरल सेल्स होती है वो दो चीज बनाती है। एक बनाती है, वो मोस्ट कॉमन है मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है जी। और फिर जो स्ट्रक्चर जो बाकी बची है, डेक्यूसेट, लीनियर, टी शेप्ड, ठीक है, वो गिने चुने प्लांट्सों में ही होते हैं। एक्सेप्शन है ये इन चीज। सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में।
मैम हम क्लास छोड़ सकते हैं क्या? अभी वेट करो, मैं सर से बात कर लूं क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है? ओके मैम। हेलो स्टूडेंट। यस मैम। हेलो, यस आवाज आ मैम। रही है आपको? यस मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, एक्चुअली टेक्निकल इशू हो गया है, सर का लैपटॉप बंद हो गया है, जिस वजह से वो अभी आ नहीं पाएंगे, और अगर आते भी हैं तो फिर टाइम हो ही चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके मैम। ओके ओके।